हाँ जी। सो अभी तक खैर ऑब्वियसली अब कल से अगर आपका एग्जाम है, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो यही कि अब तो खैर तैयारी तो हो गई है, लेकिन आखिरी दिन की जो रिवीजन है उसमें आपने दो तीन चीजें देखो। जितने भी आपके स्टेशंस आने हैं ऑस्की के या एक्सटेंडेड टॉक्स के, उसमें आप अगर डिवाइड कर लो तो उसमें देखो ना आप एटलीस्ट चार या पांच तो आने हैं आपके क्लिनिकल सिनेरियोज। उसका जैसे मैं हमेशा से आपसे कहती आई हूँ कि क्विकली फिंगर टिप्स पे आपके हर हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस, ताकि वो वाला पार्ट आपका हो। उसमें देखो, अगर गौर करें तो आपका मोर देन 80% पेपर आउट ही है, एक्सटेंडेड टॉक्स का स्पेशली। आपके अगर 13 स्टेशन हो तो उसमें से पांच या छह तो आपके आने हैं ये क्लिनिकल सिनेरियोज, जिसमें से डेफिनेटली एक मेडिकल डिसऑर्डर्स का आना है, जिसमें से एक आधा आपका फाइब्रॉइड या अनीमिया या ओवेरियन सिस्ट इस तरह का जरूर आना है। तो अगर आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन इसमें से कवर करो तो यू कैन इजिली रिवाइज इट वेरी क्विकली, क्योंकि जब तक आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होगा 10 मिनट में आपने कैसे कवर करना है, वो तभी होगा जब आपके फिंगर टिप्स पे होगा। एक चीज, दूसरी चीज ये कि बाकी के जो आपके स्टेशन आएंगे उसमें से एक या दो थोड़े से और स्टेशन होंगे जिसमें थोड़ा रिसर्च वाली चीज या कोई ऐसी थ्योरेटिकल चीज जो आपको इतनी पसंद नहीं है वो। उसके अलावा एक स्टेशन यूरोगाइनी से जरूर होगा, एक या दो आपके ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड और एक दो काउंसलिंग से रिलेटेड होंगे। तो मोर और लेस इस तरीके से आपका पूरा एक सर्किट बनेगा। तो आप क्विकली अपना आखिरी दिन, बिकॉज आई थिंक लास्ट डे रिविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली कल तो खैर कुछ नहीं करोगे, लेकिन आज टिल 6 PM और मे बी 8 PM अगर कल पेपर है तो यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग वेरी क्विकली, कि सारे क्लिनिकल सिनेरियोज, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एग्जाम का होता ही क्लिनिकल सिनेरियोज वाला है। कि आपने पेशेंट की असेसमेंट, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस बहुत फोकस्ड, क्योंकि अब सिर्फ 10 मिनट का अगर वो स्टेशन है तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि इस पेशेंट से रिलेटेड मेरा जनरल फिजिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या इस पेशेंट से रिलेटेड इन स्पेसिफिक अदर देन जनरल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस आप क्या क्या आगे लेके चलोगे। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने उसकी मैनेजमेंट, हाँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक के मैनेजमेंट प्लान्स अगर आप कहते हो तो मैं क्विकली आपको करा सकती हूँ रिवाइज, कि आपने बोलना कैसे मैनेजमेंट क्या प्लान्स करा? है। इफ यू वांट इतनी जोर क्विकली से हम मारा है। आधे घंटे में क्वेरीज कर लें। सॉरी, मैं आपको सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर जिसने बात करनी है वो हैंड रेस करते। सो क्विकली अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको पहले हम 15-20 मिनट में या आधे घंटे में क्वेरीज कर लेते हैं और फिर जल्दी से मैनेजमेंट प्लान्स डिस्कस कर लेते हैं। मैडम पहले मैनेजमेंट प्लान कर लें, फिर क्वेश्चंस कर बिल्कुल ठीक लीजिएगा। है। देखो मैम मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्लान, बता दें सारी। चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो मैनेजमेंट प्लान अगर आप मेरे से पूछो ना तो उसके अंदर आपका दो तरीके से हम करेंगे। सॉरी, 1 मिनट मेरे पे, ठीक है। सो दो तरीके से हम इस तरह करेंगे कि पहले हम ऑप्स की क्विकली कर लेते हैं कि ऑप्स का अगर कोई भी सिनेरियो आएगा तो उसमें आपने कवर कैसे करना है चीजों को। और फिर हम जल्दी जल्दी गायनी का कर लेंगे। ऑप्स का मैंने इसलिए पहले कहा क्योंकि ऑप्स का तकरीबन सबका ही एक, सारे जो केसेस आएंगे उसका एक ही तरह से आप बोलोगे। और ऑप्स के अंदर अगर आप उसके अंदर आपने काउंसलिंग से तो शुरू करना ही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी काउंसलिंग में दो या तीन चीजें बहुत, एक तो है कि उसको आपने ट्रीट तो करना है, तीसरा ये कि आपने उसको एडमिट करना है या नहीं करना है, और अगर एडमिट करना है पेशेंट को तो क्यों एडमिट करना है, और आपको क्या लगता है कि कितने दिन की एडमिशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल डिसऑर्डर का पेशेंट है तो आप उसको बताओगे सबसे पहले कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, एंड इट्स अ हाई रिस्क हाँ प्रेगनेंसी और मत हाई करी रिस्क नहीं नेचर। मैं नाश्तों को मत करनी है बस चाय पीनी है चाय पी। तो आपने उसका पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू मदर एंड फीटस, उसके बाद पहले आपने सिर्फ आउटलाइन बोलनी है उस ऑब्स्टेट्रिक्स केस की मैनेजमेंट की। फिर आपने उसका उस आउटलाइन जो आपने बोली होगी उसको डिटेल्ड मैनेजमेंट प्लान देना है, ठीक है। सो आप यूं कह सकते हो कि माय एम ऑफ मैनेजमेंट विल बी काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट व्हिच विल इंक्लूड possible diagnosis, कि for example she's having hypertension in pregnancy or diabetes in pregnancy, and the possible implications of this condition on the mother and fetus, which includes तीन तीन चार चार बेसिक, कॉमन से शुरू करके रेयर की तरफ जाते हुए आपने सारी कॉम्प्लिकेशंस बोल देनी है, विच विल इंक्लूड
फॉर एग्जाम्पल एक्लेम्शिया, ठीक है, एंड देन अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और लीडिंग टू इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, और बेबी के अंदर आप कह सकते हो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड आईयूडी है, जिस तरीके से भी, ठीक है। आपने क्विकली 3 3 या 4 4 कॉम्प्लिकेशन वहीं बोल देनी है, और उसके बाद नीड ऑफ एडमिशन इन द हॉस्पिटल, दैट शी इज हियर विद अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। सो उसके अंदर आपका नीड ऑफ एडमिशन क्या होगा कि फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर या मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। ये आपकी पहली स्टेटमेंट होगी। उसके बाद आपने क्विकली मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, तीसरे नंबर पे आपने एनी अदर प्रॉब्लम भी और ऐसी चीज आई है तो आपने क्विकली उस चीज को बता देना है कि उसको मैं ट्रीट करूंगी। और फोर्थ नंबर पे आपने आई वुड लाइक टू टेक माय पेशेंट्स प्रेगनेंसी नियर टू टर्म और एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल। और उसके बाद आपने विद स्ट्रिक्ट फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग, यानी सिर्फ 4 स्टेटमेंट बोलनी है। इट विल नॉट टेक मोर देन 60 सेकेंड्स, विच इंक्लूड नंबर 1 के डायग्नोसिस क्या है, हाई रिस्क नेचर ऑफ द प्रेगनेंसी, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस फॉर मदर एंड फीटस, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 के अंदर आपने उसका मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, नंबर 3 के अंदर आपने उसका कोई अदर एडेड कोमॉर्बिडिटी है, मे बी यूटीआई, एनीमिया और एनी अदर थिंग। नंबर 4 के अंदर यूल टेक प्रेगनेंसी टू क्लोज टू टर्म और एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल विद स्ट्रिक्ट फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग। बस ये आपने एक आउटलाइन दे दी। उसके बाद आपने ये चारों पॉइंट्स आउटलाइन के जो हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं मैनेजमेंट प्लान में। पहले क्या कि इसकी ये कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल थी, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो इन्वॉल्व की, और आपने एज क्लोज टू टर्म कैसे लेके जाना है, शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उसकी क्या मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग विल इंक्लूड फीटल मॉनिटरिंग इज ऑलवेज शॉर्टर टू से, क्योंकि फीटल मॉनिटरिंग के अंदर आप फीटल किक काउंट, सीटीजी या फीटल हार्ट रेट, और नंबर 3 पे उसकी बायोफिजिकल प्रोफाइल होता है, इफ नीडेड ग्रोथ स्कैन और डॉपलर्स होते हैं, राइट। तो आपने fetal monitoring, क्योंकि maternal monitoring will start from symptoms. Every day you will tell कि आप उसका डेली कितनी दफा विजिट करोगे, या डेली उसकी क्या मॉनिटरिंग होगी, आर्ली होगी, 2 आर्ली होगी, 4 आर्ली होगी, या 4 टाइम्स अ डे होगी, या बीडी होगी। तो वो आपने मदर की पहले सिम्टम्स की मॉनिटरिंग, फिर वाइटल्स की मॉनिटरिंग, उसके बाद आपने उसकी एग्जामिनेशन की मॉनिटरिंग, क्या उसके आप उसके डेली पेन्स देखोगे, या आप उसका डेली जो भी उसकी फंडल हाइट देखोगे, या उसकी रिजिडिटी ऑफ द एब्डोमेन देखोगे, और उसकी फीटल मूवमेंट मॉनिटर करोगे, और उसकी फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करोगे। और उसके बाद आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस की क्या मॉनिटरिंग करोगे, एंड इन दैट वे यू विल टेक हर टू क्लोज टू टर्म। सॉरी, एक मिनट, जस्ट गिव मी। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू के इस तरीके से, ठीक है। फिर आप उसकी मॉनिटरिंग डिटेल में बोलोगे, एंड देन एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल। अब क्लोज टू टर्म का क्या मतलब हुआ? when you are telling the examiner about your about the monitoring कि आप उसे close to term लेके गए हो, तो अब आप उसको बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल शी वॉज एडमिटेड एट 30 वीक्स और 32 वीक्स, अब उसका ब्लड प्रेशर या जो भी चीज के लिए वो एडमिट हुई है वो ठीक हो गया, एंड यू सेंडिंग हर होम। तो हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर कॉलिंग हर बैक इन ओपीडी, और ओपीडी में जब जब वो आएगी, अगेन यू विल रीअसेस द पेशेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, जिसमें सिर्फ आप उसके स्पेसिफिक हिस्ट्री के पॉइंट्स बोलोगे, विच विल इंक्लूड मे बी हर हेडेक, विजन, ब्लरिंग और विजन, और उसका एपिगैस्ट्रिक पेन और एडीमा और वो सारा कुछ। और या फिर आप और साथ में फीटल मूवमेंट्स, कोई पेन्स तो नहीं आई, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई, वो सारा कुछ। उसके बाद आप उसका एग्जामिनेशन, दैट विल इंक्लूड डेफिनेटली फंडल हाइट, एस्टिमेटेड बेबी वेट और वो सब कुछ। और फिर आप उसका स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस दैट यू वुड लाइक टू सी इन एवरी विजिट, दैट मे इंक्लूड हर यूरिन कंप्लीट, यूरिन एल्ब्यूमिन, और उसका जो भी आपको लगता है कि इन एवरी विजिट यू नीड टू गेट हर एलएफटीज, आरएफटीज और पीआईएच प्रोफाइल डन, देन you'll have to get that done and review it. और उसके बाद what are you going to do after 36 weeks, and at what exact gestation you would like to take her to. और फिर if she is admitted, what's the mode of delivery you're planning for, and what's the उसके अंदर बिशप स्कोर, और वो सब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने हर ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट की इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक मैनेजमेंट प्लान लेकर चलना होता है। और ऑलवेज रिमेम्बर, इफ फॉर एग्जाम्पल आपके जो एग्जामिनर हैं, इफ दे चेंज द जेस्टेशनल एज, एक पेशेंट आप लेके चल रहे हो, मे बी एनीमिया का है, मे बी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जिस भी चीज का ऑब्स्टेट्रिक्स में पेशेंट है,
और आप कह रहे हो मैं क्लोज टू टर्म उसको ले आई हूँ, या वो पेशेंट 32 वीक्स पे एंड यू आर डन विद द मैनेजमेंट एट 32 वीक्स, डोंट स्टॉप, आप तो आगे चलते जाओगे। लेकिन कई दफा होता है एग्जामिनर एकदम से आपकी जेस्टेशन बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे कहते हैं कि this the same patient comes to you at 38 weeks, all of a sudden she says the patient is coming to you at 38 weeks, then what would you do? You will reassess the patient, start from the history. I would like to know history, उसके movements हैं कि नहीं, I would like to check fetal heart IUD तो नहीं हो गया हुआ, etc etc, you know. Similarly कई दफा आप उस एक डायबिटीज का फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है, एंड यू डन विद द मैनेजमेंट, पेशेंट हैज बीन डिलीवर्ड, एंड ऑल ऑफ अ सडन एग्जामिनर सेज दैट द सेम पेशेंट had come to you at 12 weeks of gestation, तो आप क्या करते? तो considering that, फिर आप दोबारा से हिस्ट्री से ही शुरू करोगे कि आप कहोगे कि आई वुड लाइक असेस हर स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, और फिर एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, एंड देन विल टेक हर फ्रॉम 12 वीक्स ऑनवर्ड्स। सो नेवर से कि जी 32 वीक्स पे पेशेंट थी, 38 वीक्स पे आई और आप कहोगे आई विल डू बिशप्स, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रिव्यू हर फ्रॉम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड देन प्लान, ठीक है? सो इस तरीके से आप चलोगे ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर, रफली इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपका होता है, सॉरी, फिर अगर ऑब्स्टेट्रिक्स में किसी ने कोई कमेंट करना है या कोई और कोई डिफरेंट सिनेरियो तो अभी बता दें, फिर हम जल्दी से थोड़ा सा गायनी का भी समरी कर लेंगे और फिर हम और कुछ बात करेंगे। हम ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी। सॉरी, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज। हाँ, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज तो देखो इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, वो एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन होगा। ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज में कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। इट कैन बी eclampsia, it can be patient with bleeding, it can be abruption, it can be PPH, it can be inversion, it can be anything, ठीक है? जितनी भी obstetrical emergencies है, उस केस में तो ऑब्वियसली आपकी अप्रोच ही डिफरेंट होगी ना। इट डिपेंड्स के कौन सी इमरजेंसी है, यूल स्टार्ट विद रिससिटेशन एंड उसके बाद आप कॉल फॉर हेल्प एंड एवरीथिंग। तो दैट्स हाउ आप इस तरीके से, वो तो फिर सिनेरियो ही और होगा। उसके अंदर प्रॉब्लली रोल प्लेयर शायद ना हो या मे बी पेशेंट ना हो, लेकिन एक पूरा सिनेरियो दिया होगा और उसको फिर आप आगे लेके जाओगे, ठीक है? हाँ मैम, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लाइक अगर पेशेंट जो है इस तरह से कहता है कि आई एम लाइक, मेरी मुझे डेट्स याद नहीं, मेरी फाइल में मेंशन है, लेकिन आई एम एट लाइक 9 मंथ, बट शी इज श्योर ऑफ डेट्स कि मैं 9 मंथ में हूँ। इन द केस कि मैम जिसमें उसकी फंडल हाइट इज 34 और वो 37 ईयर टर्म पे है, तो मैम उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? लाइक ये मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन। और मैम पॉलीहाइड्रोमियोज अगर आइसोलेटेड होता है हाँ, तो मैम उसका जरा डिलीवरी का बता दें कि मैम उसका किस टाइम पे डिलीवरी प्लान करेंगे। थैंक यू जी, सॉरी। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चंस हैं। कुछ कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो मुझे खुद भी पता है, मैं वो भी कवर करती हूँ। और इकरा के क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेरीज ने बोली कि डेट्स पेशेंट को पता होती हैं बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट श्योर के पेशेंट इज ऑल्सो श्योर और नॉट, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, दो चीजें, श्योर ऑफ डेट्स आपने उस पेशेंट को लेबल करना है जिस पेशेंट को एग्जैक्ट डेट वो बोल रही है, अलोंग विद अब उसको वो एग्जैक्ट डेट कैसे पता है? आइदर शी रोट इट डाउन इन अ डायरी और शी हैज इट इन हर मोबाइल। नंबर टू ये कि वो होता है ना कि जैसे शी एग्जैक्टली नोज द डेट व्हेन हर हस्बैंड गोज अवे एंड द नेक्स्ट मंथ शी डिडंट हैव पीरियड्स और शी हैड पीरियड्स एग्जैक्टली, या ईद वाले दिन का वो बता दिया, या फिर किसी एक रोजे का बता दिया, या किसी इवेंट से रिलेटेड बता दिया, या न्यू ईयर के साथ बता दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर कोई पेशेंट आपको कहती है कोई डेट मे बी 9 मंथ, या मे बी अ डेट विच इज नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ, जैसे वो कहती है कि मुझे 9 सितंबर को आए थे, बट इट कैन बी 1 मंथ आगे पीछे, आप मेरी फाइल में देख लें, या फिर ये कि इट वाज सितंबर बट मे बी मिड ऑफ सितंबर बट इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फाइल आपको दी नहीं जाएगी। आपके लिए वो पेशेंट अनश्योर ऑफ डेट्स ही होगी। अगर आप, क्योंकि देखो, अगर एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि पेशेंट आपको डेट तो बता रही है, तो यू कैन से
कि आई वुड लाइक टू सी अ रिकॉर्ड, इन हर रिकॉर्ड के कोई प्रीवियस कोई स्लिप है या नहीं है। इवन आप इन्वेस्टिगेशंस में मांग सकते हो। आप कह सकते हो कि मुझे कोई प्रीवियस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए जहां पे इसने फर्स्ट चेकअप कराया था और उसने अपनी एलएमपी बताई थी। देयर हैज टू बी अ रिटन डेट, क्योंकि फ्रैंकली जितना पढ़ा लिखा भी बंदा हो या ना भी हो, या जितना भी ऑर्गेनाइज्ड हो, यू कैन ऑलवेज मिस द मंथ और अ डेट। तो नॉर्मली ये होता है कि पेशेंट ने जब फर्स्ट चेकअप कराया होता है, उसके ऊपर डेट लिखवाई होती है, वो एक एविडेंस होता है, या उसके मोबाइल पे उस वक्त का लिखा होता है, या कोई बहुत क्लियर कोई उसको इवेंट याद होता है जिसकी वजह से उसको वो पता होता है कि मेरी वो डेट है। क्योंकि अगर आप कहो कि एग्जामिनर कहता है यू लुक फॉर द फंडल हाइट, यू चेक द फंडल हाइट एंड द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इज देयर, जो थर्ड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, तो ये दोनों चीजें +- 3 वीक्स आपका कर सकती है। और स्पेशली आपको वही बात है, जैसे भी इकरा ने कहा कि पेशेंट 9 माह कह रही है बट 34 वीक्स की फंडल हाइट है। रीसेंट स्कैन में से 37 वीक्स, बट 37 वीक्स कैन बी +- 3 वीक्स। आपकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या तो अर्ली ट्राइमेस्टर स्कैन आपके पास अवेलेबल है, या शुरू का कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जिसके ऊपर उसने अपनी एलएमपी उस टाइम पे बताई थी लिखी हुई है, या फिर कोई उसने खुद मोबाइल पे रिकॉर्ड रखा है, या कोई बहुत स्पेसिफिक आप उसके उसको कोई इवेंट याद है एंड शी एग्जैक्टली नोस के अगस्त में हर हस्बैंड वेंट अवे, अब्रॉड चला गया और अब तक नहीं आया, और और उसका उसकी एलएमपी वाज इन अगस्त, सितंबर में आए नहीं है, बस एक बार आए थे, कोई इतना क्लियर इवेंट जो उसको याद है। अगर वो जुबानी हैफेजटली बोल रही है तो दैट्स नॉट एन एविडेंस, क्योंकि वो बड़ा क्लियरली +- 2 3 वीक्स हो सकता है, और वो आपका आईयूजीआर की डेफिनेशन खराब कर सकता है। सो आपको फर्स्ट अर्ली ट्राइमेस्टर स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो अनश्योर ऑफ डेट्स ही होगी पेशेंट, और आपने उसको अनश्योर ऑफ डेट्स ही लेकर चलना होगा। और अगर ऐसा पेशेंट अनश्योर ऑफ डेट्स हो, बहुत मेरी क्लासेस हैं भी यूट्यूब के ऊपर अनश्योर ऑफ डेट्स को लेकर, उसमें इस चीज को और भी ज्यादा एलैबोरेट किया हुआ है। अगर कोई पेशेंट अनश्योर ऑफ डेट्स है तो उसको कैसे लेके चलना है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो टर्म पे कब पहुंच रही है। तो आपने अनश्योर ऑफ डेट्स को उसी तरह लेके जाना होता है कि हम 2 वीकली उसका ग्रोथ स्कैन्स कराते हैं, और व्हेन अकॉर्डिंग टू यू द पेशेंट रीचेस एट 37 वीक्स, यानी अब मेरे हिसाब से 2 वीकली ग्रोथ स्कैन से वो 37 वीक्स पे आ गई है और फंडल हाइट भी 37 वीक्स कह रही है, तो यू कैन ऑफर हर डिलीवरी प्लान कि उसकी इंडक्शन होगी एक्सेट्रा बिकॉज शी कैन बी एट 40 वीक्स ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम यू विल टेल हर कि वो -3 भी हो सकती है। और फिर फर्दर इफ शी रिफ्यूजेस देन यू टेक हर फर्दर 2 वीक्स अहेड, और 40 वीक्स पे जाके आप उसको कंफर्म डिलीवरी प्लान का बताओगे विद एडमिशन प्लान। और क्योंकि वो +- 3 वीक्स होगी, अगर इफ नंबर वन ऑप्शन विल बी टू प्लान डिलीवरी एट दिस स्टेज, अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। और अगर वो इफ शी रिफ्यूजेस तो फर्दर 2 वीक्स ग्रोथ स्कैन करेंगे, अगर ग्रोथ बिकॉज 40 वीक्स ऑनवर्ड्स लाइकर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, और उसका फर्दर ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी, तो दैट विल बी एन इंडिकेशन कि वो पोस्टेड हो गई है, और फिर आप उसको इन एनी केस डिलीवरी प्लान दे दोगे। सो अनश्योर ऑफ डेट्स इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक इन एग्जाम, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर। एक तो ये कि आपका पेशेंट श्योर ऑफ डेट्स कब डिक्लेयर होगा, नंबर टू ये कि अगर वो वाकई अनश्योर ऑफ डेट्स है तो उसको कैसे लेकर चलना है। 2 वीकली ग्रोथ स्कैन्स, अगर वो अनश्योर ऑफ डेट्स है तो इस वक्त की फंडल हाइट कोरिलेटिंग विद द थर्ड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड, जो रीसेंट अल्ट्रासाउंड है, उसको वो डेट आप डिफाइन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज अनश्योर ऑफ डेट्स और 34 वीक्स की फंडल हाइट है, और स्कैन पे भी वो 34 वीक्स का आ रहा है, तो फिर आप उसको 34 वीक्स उसको लेबल करोगे और 2 वीकली ग्रोथ स्कैन करोगे, और फिर 2 वीकली ग्रोथ स्कैन करके आप उसको 37 वीक्स पे एक दफा वार्निंग, और फिर 40 वीक्स पे कंफर्म्ड एडमिशन प्लान दे दोगे। और फिर आप लेकिन अगर वो रिफ्यूज करेगी तो हाई रिस्क लेके आप उसको कंटिन्यू करोगे पोस्ट डेट लेबल करके। सो दिस इज हाउ, क्योंकि हमेशा थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन +- 3 वीक्स देगा, इवन फंडल हाइट की सेंसिटिविटी इज लेस देन 20%। So this is exactly what you will explain to the patient, but 37 वीक्स पे उसका डिलीवरी प्लान दे देना is a better option, because by dates भी वो टर्म पे हो, बाय एग्जामिनेशन भी वो टर्म पे होगी, बाय अल्ट्रासाउंड भी। बट अगेन इफ पेशेंट रिफ्यूजेस तो 2 वीकली आप लेके जाओगे, 40 वीक्स के बाद स्कैन के ऊपर लाइकर कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको लेके चलते हो। और दूसरा क्वेश्चन इकरा ने किया था पॉलीहाइड्रोएमनियोस का, इकरा एक दफा फिर कर लो, पॉली क्या क्वेश्चन था वो? जी मैम, मैम आइसोलेटेड अगर पॉलीहाइड्रोमनियोज है मैम, उसका टाइम ऑफ डिलीवरी बता दें, और मैम हम्म, थोड़ा मोड ऑफ डिलीवरी भी बता दें कि मैम कब हमने सिजेरियन सेक्शन ऑप्ट करना है। ठीक है। सो पॉलीहाइड्रोएमनियोस देखो, सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कॉज के ऊपर।
अगर तो कोई नॉर्मलस है अकॉर्डिंगली आप प्लान करोगे, बट ठीक उसका प्रोग्नोसिस है कंसिडरिंग आफ्टर आफ्टर डिलीवरी, तो जाहिर बात है। और लेकिन एक तो और सेकेंडली ये कि डायबिटीज, देखो दो तीन चीजें, और तीसरा इडियोपैथिक। अगर तो नॉर्मलस है, अगेन नॉर्मलस है 38 वीक्स पे यूल प्लान, 2 रिस्क फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे, नॉर्मलस विद पॉलीहाइड्रोमियास, गुड प्रोग्नोसिस आफ्टर लाइफ है, इट इज अ ट्रीटेबल डिजीज, तो आप उसका अकॉर्डिंगली कर लोगे। अगर वो डायबिटीज है तो फिर तो आपने डायबिटीज इतनी अच्छी कंट्रोल करनी है कि टर्म तक वो पॉली रहे ही ना, ठीक है ना, ताकि अकॉर्डिंगली फिर आप उसका करोगे। लेकिन अगर वो डायबिटीज विद पॉली है तो अगेन 2 रिस्क फैक्टर्स आ गए, तो यूल प्लान अगेन एट 38 वीक्स एक्चुअली। और फिर आप उसको अकॉर्डिंगली देखोगे। नंबर 3 पे इडियोपैथिक, देखो जितने भी पॉलीहाइड्रोएमनियोस हैं वेरी फ्रैंकली, वैसे तो किताबों में और इसकी कोई एक गाइडलाइन तो है नहीं कि कहे कि 40 वीक्स तक लेके जाओ या क्या लेके जाओ, लेकिन पॉलीहाइड्रोएमनियोस itself is a risk factor for pregnancy, and it is labeled as a high risk pregnancy considering fetus as well as mother। fetus इसलिए क्योंकि पॉलीहाइड्रोएमनियोस में एक तो आप ग्रोथ नहीं मॉनिटर कर सकते, आपकी फंडल हाइट जो है वो इट्स नॉट डायग्नोस्टिक फॉर एनीथिंग। नंबर 2 ये है कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस जो है वो कहीं पे भी हम जब भी पॉलीहाइड्रोएमनियोस करते हैं उसमें ग्रोथ स्कैन्स के अलावा डॉपलर भी 2 वीकली कराते हैं। और उसकी वजह यही होती है कि वी डोंट नो कि कोई माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे यू नो प्लेसेंटा में कोई चेंजेस आ रही हो, और आईयूजीआर विद पॉली डेवलप हो रहा। आईयूजीआर इज तो बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा, बट पॉली इज बिकॉज ऑफ नॉर्मलस। So polyhydramnios is actually a risk factor itself for the pregnancy as well as for mother. So आपने इसके अंदर मॉनिटरिंग भी करनी होती है। अगर हम इडियोपैथिक कर लें या चलो कोई कॉज भी हो, उसका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी। देखो आपने याद रखना है कि डिलीवरी के वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है फीटस के अंदर, ऑफ कोर्स डिलीवरी के अंदर, बिकॉज इट्स पॉलीहाइड्रोएमनियोस, आपको बहुत क्लैरिटी नहीं होती बहुत सारी चीजों की। इन्वेस्टिगेशंस पे भी कोई प्लेसेंटा में माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे चेंजेस है, या बेबी के ऊपर क्या इफेक्ट है, या कोई हिडन, सॉरी आई हैव टू म्यूट एवरीवन, या बेबी के अंदर कोई हिडन एनॉमली है जो अल्ट्रासाउंड पे नजर नहीं आ रही बट पॉली डेवलप। नाजिश प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले, यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा बिकॉज डिस्टर्बेंस हो रही है। सो आपका कहीं पे आपका क्या प्रॉब्लम, कोई कोई नॉर्मली नहीं पे कोई फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड पे, तो आपने ओवर सेफ रहना है। सो इट इज लेबल्ड एज हाई रिस्क, आप 38 वीक से ऑनवर्ड नहीं जाओगे। और मोड ऑफ डिलीवरी, एक तो बेबी के लिए हाई रिस्क हो गया, दूसरा मदर के लिए ये कि पॉली की वजह से एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अब्रप्शन स्टार्ट हो सकता है। तो अगर तो माइल्ड और मॉडरेट पॉलीहाइड्रोएमनियोस है, यू कैन कंसिडर नंबर 1 ऑप्शन पे नॉर्मल डिलीवरी इफ देयर इज नो अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी इन केस ऑफ इडियोपैथिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस। एक और टिप जनरली मैं ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए दे रही हूँ कि जहाँ दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस मिल जाएं, उसमें नंबर 1 ऑप्शन अगर आप सिजेरियन सेक्शन भी कह दोगे तो वो जस्टिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस वन विद पॉलीहाइड्रोएमनियोस, दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन मिल गई, बेशक माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो लेकिन प्रीवियस वन विद पॉली है। क्यों क्यों पहले ही ऑप्शन हमने सिजेरियन दे दिया, क्योंकि प्रीवियस वन भी है, पॉली की बहुत सारी वजूहत हो सकती है जो हिडन है। मे बी अब इस वक्त इडियोपैथिक हमने लेबल किया बट देयर वाज अ हिडन प्रॉब्लम, मे बी नॉर्मली, मे बी डायबिटीज, मे बी समथिंग। तो लेकिन चलो वो भी नहीं, इडियोपैथिक भी है तो भी पॉली इटसेल्फ विद प्रीवियस वन, कंसिडरिंग के अगर आप पॉली विद प्रीवियस वन को वीबैक का ट्रायल दे रहे हो तो खुदा ना खासा रप्चर का चांस या एब्रप्शन का चांस, और विद प्रीवियस वन बहुत सारी चीजें मिल जाएं तो बेबी के लिए भी खतरनाक, मदर के लिए भी। सो दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस मिल गई तो आप उसका पहली ऑप्शन, हाउएवर इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि प्रीवियस वन में पॉली है तो आप सिजेरियन ही करो, तो आपने पेशेंट को ऑप्शन दे दी कि आपके ख्याल से जो बेहतर है वो नंबर 1 ऑप्शन होती है विच इज सिजेरियन, नंबर 2 इज वीबैक। सिमिलरली दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस डायबिटीज विद पॉली मिल गया, आप उसको सिजेरियन के ऑप्शन दे सकते हो, राइट, क्योंकि दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस या दो हाई रिस्क मिल गए। और पॉली के साथ तो इस तरह से मैं सिर्फ 1 मिनट में आपका भी क्वेश्चन लेती हूँ, बस लेट मी फिनिश दिस पॉली और फिर आपका लेती हूँ। सो नंबर 1 ऑप्शन आप दे सकते हो, इडियोपैथिक पॉली है जिसके अंदर कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी 38 वीक्स पे ठीक उसकी प्रेजेंटेशन है, देयर इज नो अदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर नॉर्मल डिलीवरी विद इडियोपैथिक पॉलीहाइड्रोएमनिया।
माइल्ड और मॉडरेट में आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हो। सिवियर पॉलीहाइड्रेमियोस आइसोलेटेड प्रॉब्लम है, कोई और रिस्क फैक्टर मदर में नहीं है, मैं तो कहूंगी उसमें नंबर वन ऑप्शन मैं तो सिजेरियन की रखूंगी, नंबर टू पे नॉर्मल डिलीवरी। वाई नंबर टू नॉर्मल डिलीवरी? बिकॉज इट्स शी इज हैविंग सिवियर पॉलीहाइड्रेमियोस। सिवियर के अंदर प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप उसको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दोगे तो देर आर मोर वेरी हाई चांसेस ऑफ पेशेंट ऑफ गोइंग इनटू इरप्शन और लेटर ऑन पोस्टमार्टम हेमरेज। सो इस वजह से मैं सिवियर पॉलीहाइड्रोमियोस में नंबर वन पे मैंने वो रखा और नंबर टू पे। जी से बगा। मैडम एक सवाल था कि हमें एग्जाम में आया था कि पेशेंट जो है ना वो कार्डियक पेशेंट थी, 2015 में उसका माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट हुई थी। हमने उसकी हम्म। फोकस्ड हिस्ट्री ले ली थी। तो मैडम हमने उसके प्रोसीजर्स जो उस टाइम उसका हुआ और किस हॉस्पिटल में हुआ वो नहीं पूछा। हमने उससे रिलेटेड पूछ लिया कि वो क्या मेडिसिन ले रही थी और क्या उसको अलाउ किया था उसके कार्डियोलॉजिस्ट ने कि वो प्रेगनेंसी कर सकती, प्राइमरी ग्रेविडा थी। लेकिन मैडम जो एग्जामिनर थे उन्होंने कहा कि आपने उसके उससे रिलेटेड हिस्ट्री क्यों नहीं ली, कि किस हॉस्पिटल में हुई थी, उसको क्या एनेस्थीसिया मिला था, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मैडम प्लीज ये बता दें कि अगर इस तरह कार्डियक पेशेंट आता है तो उसमें हमने जो है ना हिस्ट्री में कौन से पॉइंट्स जो है ना वो पूछने हैं। देखो, जब भी कोई कार्डियक पेशेंट आएगा उसके अंदर आपने इसी सिनेरियो की पहले मैं बात करूंगी कि कार्डियक में तो हाई रिस्क और लो रिस्क डिसाइड ही प्रीवियस प्रोसीजर से होता है। तो एग्जामिनर वाज वेरी राइट कि वो तो बहुत ही की क्वेश्चन था। एक ट्रीटेड कार्डियक डिजीज इज अ लो रिस्क पेशेंट, अनट्रीटेड कार्डियक डिजीज इज अ हाई रिस्क पेशेंट। मैडम उसकी जिस तरह मैं माइट्रल आपसे रिप्लेसमेंट हो चुकी थी 2015 में। रिप्लेसमेंट तो हो गई, लेकिन आपने उसकी डिटेल्स बहुत लेनी है क्योंकि कई दफा पेशेंट इज टोल्ड, हो सकता है वेल्वोटमी हुई हो, ये भी तो हो सकता है कि उसकी valve replacement is a different thing, valvotomy is a different thing. Valvotomy may not be that high risk, valve replacement में तो आपने उसकी एंटीकोएगुलेंट्स और वो एस्थेटिक वेल्व हो गया ना, और फिर वो कौन सा वाला वेल्व लगा। कई दफा ऑर्गेनिक वेल्व्स होते हैं, कई दफा एस्थेटिक वेल्व्स होते हैं वो। और उसके अलावा सिंस हर वेल्व रिप्लेसमेंट सम पेशेंट्स आर केप्ट ऑन एंटीकोएगुलेंट्स, वो तो वाकई बहुत, खैर ये वेल्व रिप्लेसमेंट तो और भी सेंसिटिव बात है कि आप और भी ज्यादा डिटेल प्रीवियस हिस्ट्री लो। मैं तो बात कर रही हूँ कि कोई दूसरे जो ट्रीटेड कार्डियक डिजीज है उसमें तो खाली ट्रीटेड का ही वो हो, लेकिन मैं कुछ भी पेशेंट की पहले चीज हुई हुई है ना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर किसी को कोई पेशेंट वहां एग्जाम में बैठा हुआ है और वो ये भी आपको बता रहा है कि उसको ब्लड भी लगा था ना, तो आपने उसकी भी डिटेल लेनी है कि कब लगा था, कहाँ पे लगा था, किसने ब्लड दिया था, कितने दिन पुराना वो ब्लड था, और उस ब्लड के दौरान मॉनिटरिंग हुई थी या नहीं हुई थी, उस ब्लड के दौरान कोई तबीयत खराब हुई थी या कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ी थी। इवन उस चीज को भी आपने बहुत डिटेल में पूछना होता है क्योंकि वो फर्दर फ्यूचर आगे आपकी पूरी मैनेजमेंट को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो इसी तरह आपने खैर हार्ट डिजीज, अच्छा इसी अब मैं हार्ट डिजीज का आपको बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, अगर कोई कार्डियक पेशेंट है और आपने उसकी हिस्ट्री के जो पहले मेन हिस्ट्री लेने से पहले दो तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात उसकी ये कि उसकी वो कार्डियक डिजीज डायग्नोज कैसे हुई थी। नंबर टू, जब वो डायग्नोज हुई थी तो क्या वो ट्रीट हुआ था या नहीं हुआ था। जब वो ट्रीट हुई तो उसकी ट्रीटमेंट क्या हुई थी। कुछ पेशेंट्स को रोमेटिक हार्ट डिजीज हुई होती है तो वो सिर्फ इंजेक्टेबल्स के ऊपर होते हैं, इंजेक्शंस मिले होते हैं। तो वो इंजेक्शंस क्या थे, कितना अरसा रहे और उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट रहा। या ये खैर हार्ट डिजीज है तो उसकी कुछ सर्जरी हुई, या अब सर्जरी उसके बाद से अब तक की वो क्या मेडिसिन ले रही है। यस, कहाँ पे हुई, किसने की, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या वो जो नोट्स उसको मिले हैं, कई दफा वो जो नोट्स, बिकॉज हिस्ट्री में तो पेशेंट आपको नोट्स नहीं दिखा रहा होता, वो सिर्फ बता रहा होता है। कुछ पेशेंट्स वेल्वोटमी को भी हम वेल्व रिप्लेसमेंट कह देते हैं, या सिर्फ उनके डिटेल्ड चेकअप्स हो रहे होते हैं और वो एंटीकोएगुलेंट्स पे होते हैं एंड दे थिंक दैट मे बी द प्रोसीजर वाज डन या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसकी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू पे, नंबर थ्री के क्या वो कार्डियक डिजीज की किसी मेडिसिन पे है या नहीं, और नंबर फोर ये कि उसको कुछ लेबल मिला हुआ है, she's been labeled as a cardiac grade 4 classification disease, नेहा क्लासिफिकेशन NYHA डिजीज, या मतलब उसमें उसका कोई लेबल्ड ऑलरेडी है या नहीं है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक के डायग्नोसिस उसको पता है कि नहीं उस डिजीज का, नंबर टू वो डायग्नोज हुआ कब और कैसे था, नंबर थ्री उसके लिए कोई ट्रीटमेंट शुरू हुई है या नहीं हुई, या हुई है तो क्या हुई है, नंबर फोर ये कि वो इफ शी हैज ऑलरेडी बीन लेबल्ड एज सम ग्रेडेड कार्डियक डिजीज,
उसके बाद आप उसकी डिटेल लेना शुरू करते हो कि अब एंटीनेटल क्या हो रहा है उसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या चल रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशंस, क्या उसकी मेडिसिन चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर आप उसको उस तरीके से लेके चलते हो, ठीक है। मैडम उसमें ना हमें सिनेरियो प्रोवाइड किया गया था, लिखा हुआ था कि पेशेंट का माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट हुई है 2015 में। ये उसमें लिखा हुआ था, उन्होंने जो हम्म। हमें 2 लाइनों का सिनेरियो दिया था और पेशेंट बैठा ठीक हुआ है। था और लिखा था कि अब उसकी फोकस्ड हिस्ट्री लें और फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करें एग्जामिनर से और मैनेजमेंट। ये हम लोगों का शॉर्ट हम्म। केस था यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में नवंबर 2024 में के एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज अ वेरी टिपिकल केस, वेरी फ्रैंकली कार्डियक डिजीज का इसी तरह का ही केस मोरलेस आता है ऊपर नीचे करके। और इट्स ऑल थ्योरेटिकल। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स है उसमें हमेशा कहती हूँ कि कुछ केसेस है जो शायद हम प्रैक्टिकली ना भी करें, लेकिन इफ यू नो द थ्योरी यू कैन जस्ट पास इट विद वेरी गुड मार्क्स आल्सो, एंड इफ यू जस्ट डोंट नो द थ्योरी तो फिर आप उसमें खुद प्रैक्टिकल अपनी एक्सपीरियंस से कुछ बोल नहीं सकते हो। कार्डियक डिजीज इज वन ऑफ दोज केसेस। इसके अंदर शॉर्ट हिस्ट्री के अंदर यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू द chronic disease that she's already having, then apply those points quickly to the हिस्ट्री के अंदर आपके जनरल एंटीनेटल हिस्ट्री के अलावा जो कार्डियक डिजीज में हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि पेशेंट की जो चीजें हार्ट के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा ला रही हो उसको आपने रूल आउट साथ साथ करना होता है, जिसमें अनीमिया और इन्फेक्शन भी है। और उसके अलावा उसके प्रेजेंट जितने भी सिम्टम्स हैं, साइनोसिस, पैल्पिटेशंस, वो सारे कुछ। और फिर आपने उसका एग्जामिनेशन के ऊपर आपने जनरल फिजिकल के अलावा जो पॉइंट्स हैं, फोकस्ड पॉइंट्स, उसके अंदर यस पल्स, ब्लड प्रेशर, पल्स में सारे डिलेज हैं, उसके वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, ये सारा कुछ। उसके बाद जेवीपी इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन, उसका स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन, और फिर उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और फिर क्विकली आपने उसकी पूरी मैनेजमेंट इस तरीके से बतानी है, ठीक है। सो कार्डियक पेशेंट इज कार्डियक डिजीज इज अ थ्योरेटिकल केस, ठीक। सो और कुछ ऑब्स्टेट्रिक्स में से फिर हम गायनी की तरफ आएंगे। मैडम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर डेट पेशेंट अनश्योर ऑफ डेट है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता डेट का, और वो कहती है मेरा 9 मंथ स्टार्ट है या 8 मंथ स्टार्ट है, तो फिर हमने जब केस को समराइज करना है तो हमने फिर यही कहना है कि पेशेंट 9 मंथ है या 8 मंथ है, या हम उसको अपने हिसाब से कि ये अगर 9 मंथ का स्टार्ट बता रही है तो 34 वीक्स तक वो होगा या 35 वीक्स तक उसको, मतलब फिर अनश्योर हम ऑफ डेट्स समराइज में कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है। अनश्योर ऑफ डेट्स में मेरे लेक्चर्स बड़े हैं, उसमें आपको हर तरीके से पहले तो डेट पता करनी है, जैसे मैंने अभी बताया। आपने हिस्ट्री में पूरी डेट पूछनी है। जब आपको पता लग गया कि पेशेंट को किसी तरह डेट नहीं पता, आपने उसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर को स्कैन की डेट पूछ लो उससे, कोई उसकी फीटल मूवमेंट की डेट पूछ लो। ऑब्वियसली दीज आर आल्सो नॉट वेरी रिलायबल थिंग्स इन हिस्ट्री। हाउएवर नहीं पता चल रहा तो शी एटलीस्ट नोज दैट इट्स 8th मंथ और 7th मंथ और 9th मंथ। तो जब आप हिस्ट्री में करोगे तो आप बोलोगे कि शी इज अनश्योर ऑफ डेट पेशेंट, शी इज एट 9 मंथ्स ऑफ gestation। अगर आपने डेट्स फिर ठीक है, ठीक है, फिर तो आप डेट्स के हिसाब से रजिस्ट्रेशन में लीजिए उनसे, ठीक है। और फिर जैसे मैंने डेट्स का ठीक सा करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ऑब्स्टेट्रिक्स में, क्योंकि आपकी बहुत सारी मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करती है। जब आपको डेट ही नहीं पता होगी तो आपको क्या पता कि आप 37 पे डिलीवर कर रहे हो या 38 पे डिलीवर कर रहे हो या कब डिलीवर कर रहे हो। तो इसकी क्लैरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गुड। क्विकली अब हम आ जाएंगे गायनी की एक तरफ। और क्वेश्चन था, सॉरी। हाँ जी। जी मैम, ये कि अगर तो पेशेंट हैज लाइक 34 की फंडल हाइट है एंड शी इज कंफर्म 37, डॉपलर्स उसके अभी नॉर्मल है, और मैम उसमें उसको एसजी लेवल करके मैम फिर कब हम जो है वो डिलीवर करेंगे? देखो उसको आप एसजीए लेवल करके 2 वीकली ग्रोथ स्कैन्स और डॉपलर कराकर आप उसको पहले तो 37 वीक्स तक लाओगे। अब तो गाइडलाइन बदल गई, अब तो वो कहते हैं 37 से आगे आप 39 तक भी ले जाओ उसको। तो जो अब लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही कर लो। पहले तो होता था कि हम 37 पे एसजीए को कर दिया करते थे, लेकिन आप उसको आगे तक ले जाते हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट द गाइडलाइन सेज उस तरीके से चलोगे। थैंक यू मैम। वेलकम जी नाला।
ऑफ कोर्स उसमें स्टीरॉयड कवर अस्सलाम देके वालेकुम जी। मैम। मैम ये क्वेश्चन था कि एक पेशेंट अभी भी एडमिट थी, वो प्राइमी ग्रेविडा थी। उसका परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनेट फिशरेक्टोमी हुई थी कार्डियक डिजीज के लिए। तो 5 मंथ, जब वो 5 इयर्स की थी तो वो उसने कहा कि मुझे सुराख था दिल में। और उसके बाद डॉक्टरों ने कहा था कि अब तुम छोटी हो, तुम्हारा ये नहीं हो सकेगा, जब तुम बड़ी होगी। वो अभी थी 30 से कम के रही थी, 29 ईयर्स की। तो अभी उसकी शादी को 9 साल हो चुके हैं, उसके रिप्लेसमेंट को 9 साल हो चुके हैं। तो मतलब कि मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन ये था कि वो अपनी जो मेडिसिन दिखाई, उसने एंटीकोगुलेंट मुझे नहीं दिखाया, बाकी सारी मेडिसिन उन्होंने दिखाई थी। तो अभी वो 32 वीक्स जेस्टेशन पे थी और नॉन डायबिटिक टाइप 2 डायबिटीज भी था उसको। हम्म, बिल्कुल ठीक है। तो और ये इट्स ऑरल ऑलमोस्ट हाइपोग्लाइसेमिक पे थी। ठीक है। तो इसमें तो खैर ऑब्वियसली अगेन दो रिस्क फैक्टर मिल गए। सो जब दो रिस्क फैक्टर्स मिल जाएं तो उसके अकॉर्डिंगली आप डायबिटीज को भी साथ मैनेज करोगे और कार्डियक डिजीज जैसे अभी हमने बात की उसी तरह लेके चलोगे। तो इसको किस तरह से मतलब कि आगे इसका करेंगे, मतलब हम डिलीवरी प्लान अभी तो आपने मतलब सीरियस सर्जरी मुझे या। बताया कि सर्जरी क्या हुई हुई थी उसकी हार्ट की। उसमें लिखा हुआ था, जिन्ना हॉस्पिटल में ही हुई थी, वल्वेटोमी किया गया था। सॉरी जी, क्या कह रहे हो नाइला। मैम वो मतलब कि वल्वोटोमी भी लिखा हुआ था, ASD, ठीक है। एट्रियल सेप्टल। जी। तो ठीक है, वल्वोटमी में कई दफा जरूरी नहीं है कि एंटीकोएगुलेंट के ऊपर हो। तो जो भी मैनेज जी हाँ, आपने नहीं उसको थे उसी तरह उसमें, लेके हाँ। चलना है। शी इज नोन केस ऑफ हार्ट डिजीज। आप उसको सिम्टम्स पे डिपेंड कर रहा है कि वो उस वक्त प्रेजेंटली उसकी क्या ग्रेड बन रही है। और आप उसको उसी तरह जैसे मैंने भी सारा बताया हिस्ट्री के अंदर आप उसकी क्रॉनिक डिजीज है उसकी कार्डियक उसकी हिस्ट्री क्विकली ले लोगे। और उसके बाद उसको ट्राइमेस्टर वाइज इस पे अप्लाई करोगे। यू रूल आउट कि आपको ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं है विच कैन एग्रवेट द कार्डियक डिजीज। और उसको आप जब भी रिस्क फैक्टर्स मिल जाए उसके अंदर आप थोड़े से उसके विजिट ज्यादा फ्रीक्वेंट कर देते हो। और साथ डायबिटीज भी है तो डायबिटीज की भी पॉसिबल सारी आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस और उसकी मॉनिटरिंग को लेकर चलोगे। और यू विल 36 वीक्स पे यू रीअसेस द पेशेंट और उसका डिलीवरी प्लान करोगे। मेरे हिसाब से तो इफ दो रिस्क फैक्टर्स मिल गए हैं तो आप कंसिडर कर सकते हो सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी, राइट। दैट उस आपके हिसाब से बिकॉज शी इज बीन विजिटिंग यू विद रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स तो डायबिटीज शुड बी कंट्रोल्ड और कार्डियक डिजीज भी इन हैंड होगी। अगर डायबिटीज इज वेल कंट्रोल तो इट्स नॉट अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से आप कहो कि दो मेरे रिस्क फैक्टर्स मिल गए। और वैसे भी कार्डियक डिजीज में नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज बेटर। So if there is no other contraindication for normal delivery, so you can always offer her normal delivery or induction at 38 weeks and then plan accordingly. Cardiac patient के अंदर always remember that if you're planning delivery at 38 weeks, be vigilant at 37 weeks. Patient has to be absolutely stable at 37 weeks. अगर उसकी लो ग्रेड डिजीज चल रही है यानी न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन के हिसाब से she is having a low grade disease फिर तो ठीक है। लेकिन if she is having सिवियर डिजीज ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पे है तो यू कैन इवन एडमिट एट 37 वीक्स ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए टिल 38 वीक्स, ठीक है। और फिर आप प्लान कर लोगे डिलीवरी। मैम अगर वो इंसुलिन पे आ गई तो फिर कैसे करेंगे? अभी उसको इंसुलिन लग रहा था, अभी से स्टार्ट किया था वार्ड इट्स में। ओके। इंसुलिन पे भी शुगर तो उसकी कंट्रोल है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन ऑफ जी जी। डायबिटीज तो नहीं डेवलप ना। अच्छा, सही। इंसुलिन के ऊपर भी अगर उसकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है तो यू कैन फर्दर उसके आप नॉर्मल डिलीवरी भी प्लान कर सकते हो बट 38 वीक्स पे। जी जी। अगर डाइट कंट्रोल्ड होता कार्डियक केस है फिर भी 38 वीक्स। अगर डाइट कंट्रोल डायबिटीज है विदाउट एनी अदर कॉम्प्लिकेशन और रिस्क फैक्टर्स फिर 40 वीक्स। ओके। थैंक यू। कार्डियक डिजीज विदाउट मेडिसिन 39 वीक्स। कार्डियक डिजीज विद मेडिसिन स्टेबल 38 वीक्स। ये चीजें प्लीज याद रखो कि आपने कब किसकी डिलीवरी प्लान करनी है। जी। ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। चलें गुड। सो किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है डॉक्टर शीला ने कि माइल्ड नेहा क्लासिफिकेशन वाले को एडमिट करना है।
माइल्ड न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन वाले पेशेंट को हमने एडमिट नहीं करना, बट एट द सेम टाइम 37 वीक्स के विजिट पे हमने रूल आउट कर लेना है कि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं डेवलप हो रहा कि इसकी ग्रेडिंग बढ़ जाए, जैसे कि इन्फेक्शन, एनीमिया, स्ट्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कि ऐसा ना हो कि 38 वीक्स पे अपना ग्रेड बढ़ा कर आ जाए। ठीक है, चलो गुड। सो क्विकली अब हम गायनी का कर लेंगे, वरना गायनी के रह जाएंगे। मैनेजमेंट प्लान गायनी में किस तरीके से बोलना है, अगेन आप पहले एक आउटलाइन बोलते हो, तो उसी आउटलाइन रेट करके बोलते हो। एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू पेशेंट। जब आप डायग्नोसिस उसको बताते हो, तो सबसे पहले तो आपको एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बनता है, तो आप उसका डायग्नोसिस जो फिब्रॉइड है या यूरिन प्रोलैप्स, उस डिजीज, और उसके लिए आप admit है या नहीं करना, और ये कि जितने सिम्टम्स हैं वो इस डिजीज की वजह से। उसके बाद आप उसकी कोई कोमॉर्बिडिटी अगर अटैच्ड है वो इफ नीडेड, क्योंकि गायनी के अंदर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हर एक में नहीं चाहिए, इफ नीडेड जैसे कि मे बी ऑन्कोलॉजी का केस है या कुछ और ऐसा केस है जिसमें आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर उसके बाद तो इफ नीडेड आप वो करोगे। और उसके और फिर तीसरे नंबर पे आप उसका पॉसिबल मैनेजमेंट प्लान जो आप बोलोगे, यानी कि आपने सर्जिकली, यानी फाइब्रॉइड है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन सर्जरी है, या अगर कोई और ऐसी चीज और फिर आप इसी कोलैबोरेट करोगे। आप कहोगे कि मेरे पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल है विच इज अ बिनाइन केस, और अंदर मैं अगर एनीमिया और आपने जल्दी करनी एडमिट करूंगी, नहीं है अल्सर है, तो घर में उसको वजाइनल पैकिंग्स बताकर भेजूंगी या जो भी। और मैं पॉसिबल ऑप्शंस भी अगर आपने एक्सप्लेन करनी है तो वो तो आप पहले कर चुके हो, कंजर्वेटिव वर्सेस सर्जिकल। अगर जिसमें सिर्फ सर्जिकल है, तो फिर तो आप एडमिट करके उसकी सर्जिकल प्रिपरेशन करोगे। तो गायनी में ओवरऑल मैनेजमेंट प्लान बोलना इज शॉर्टर, बिकॉज यू हैव टू बी मोर फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि इस पेशेंट में आप सर्जरी करनी है या नहीं करनी, या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है। अगर ऑप्शंस देनी है, नंबर 1 2 3 करके देते हो। नंबर 1 पे वो मेरी आवाज कुछ लोग कह रहे हैं ब्रेक होके आ रही है, आई होप कि अब ठीक आ रही हो। ठीक आ रही है मैडम। ठीक आ रही है। सो नंबर 1 पे ट्रीटमेंट की जो आपके ख्याल से बेहतर है, नंबर 2 पे वो जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है, और फिर पैक को एलैबोरेट करोगे, सारा जी रखोगे, उसमें फॉलोअप क्या होगा, फिर सर्जरी बात तो एग्जामिनर खुद भी क्वेश्चन, और फिर डिटेल में बोलोगे कैसे। ठीक है, फिर गायनी के अंदर बड़ी क्वेश्चन आ जाता है कि जी एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल फाइब्रॉइड्स की, और वो नीमिया के साथ आई है, उसकी 7 HP है और उसके फाइब्रॉइड्स है। तो अब आप उसके एनीमिया कैसे ठीक करोगे और सर्जरी कब करोगे? तो उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया विल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ सर्जरी, कि आपके पास सर्जरी तक का टाइम कितना है। अगर तो और फिर सर्जरी का टाइम कैसे डिसाइड होना है, तो डेफिनेटली अगले पीरियड से पहले पहले, बिकॉज नेक्स्ट वीक में विल ब्लीड हेविली अगेन, और जितना ब्लड आपने लगाया वो सारा का सारा फिर ब्लीड आउट हो जाएगा। सो आपने उसका सर्जरी की डेट डिसाइड करनी है बिफोर नेक्स्ट साइकिल। और उस सो नाउ यू विल हैव टू करेक्ट हर वीक से कम टाइम है, तो ब्लड एंड प्लान फॉर सर्जरी बिफोर फिर आप उसको आईवी आयरन से भी करके लेके चल सकते हो। ठीक है, और कुछ? सो आई होप गायनी के अंदर, और आपने इसी तरीके से ये 2 4 बातें जो मैंने, आप इसे कहते हैं आउटलाइन बना लेना, ये या एक माइंड मैप बना लेना, ऑब्स्टेट्रिक्स में भी और गायनी में भी, ताकि आपका कोई पॉइंट ना रह जाए। Sometimes when you're talking about management, you forget about the comorbidities. Then sometimes when you're talking about the treatment of something, you forget about multidisciplinary team. लेकिन जब आप एक आउटलाइन बोल चुके होगे कि this is the diagnosis, it's a benign nature, it's treatable, if you need to admit her or not, and if you want to admit her, why are you admitting her and for how much time? उसके बाद आप उसकी multidisciplinary team if needed or not, comorbidities like maybe UTI, maybe the hypertension or anything else which needs to be corrected, diabetes, etc. और फिर उसके बाद उसकी असल मैनेजमेंट क्या करनी है, you need to perform surgery,
या जो भी, और फिर इन्हीं सारी चीजों का elaborate, सो यू नॉट मिस एनीथिंग। और आपका इतना अच्छा एक सिस्टमेटिक तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से सारी बात होएगी कि you'll get good marks for each and every point। लेकिन अगर आप हैphazardly बोलोगे मैनेजमेंट, कि आपने बोल दिया कि डायग्नोसिस तो फाइब्रॉइड है, और फिर बोलोगे कि एनीमिया करेक्ट करूंगी और मैं सर्जरी करूंगी, एंड देन यू फॉरगेट कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम था, और जिसके लिए आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व नहीं किया, और फिर वो आगे आए बाय आपकी इतनी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। और फिर आप अच्छा मैनेजमेंट, फिर जो इतनी अच्छी अगर आपने सर्जरी भी तैयार की हो, वहां तक जाते जाते ही आपको लगता है कि मैंने तो ब्लंडर मार दिए मैं, और फिर आप भूल जाते हो सर्जरी के लिए उसका मेथड्स या टिप्स फॉर रिड्यूसिंग ब्लड लॉस, या यू फॉरगेट टू चेक फॉर द ट्यूब्स एंड एनाटॉमी फॉर द ऑर्गन्स एक्सेट्रा। तो वो बात बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक माइंड मैप बना के गए होते हो ना हर टॉपिक के मैनेजमेंट का, तो उसमें फिर आप बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हो, बिकॉज यू नो यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग। सो इस माइंड मैप को बना लो आज ही, तो कल आप इसको अप्लाई कर दोगे और सारी जिंदगी आसानी रहेगी, ताकि यू शुड नॉट मिस एनीथिंग इन द मैनेजमेंट। ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन चैट में करे, सबकी मेरी बड़ी क्लासेस हैं, क्विकली मैं बता देती हूँ। किसी ने क्वेश्चन किया कि माइमेक्टमी के लिए ब्लड लॉस कैसे होगा। ब्लड लॉस इन माइमेक्टमी एक्चुअली स्टार्ट्स प्री ऑपरेटिवली, और वो ऐसे कि आप पहले उसका जीएनआरएच एनालॉग्स भी दे सकते हो, बट अगेन उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए। फायदे ये हैं कि ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी कम होगा, लेकिन नुकसान क्या है कि ड्यूरिंग सर्जरी प्लेन ऑफ क्लीवेज नहीं मिलेगा, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। उसके साइज तो कम हो जाएगा फाइब्रॉइड का, लेकिन उसका टेम्पररी रिलीफ है। जैसे जीएनआरएच बंद करते हो तो द फाइब्रॉइड्स रीग्रो अगेन। और उसके अलावा ये कि इसके जो सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट्स हैं विच इंक्लूड बोन लॉस, तो वो बहुत, और इट्स वेरी कॉस्टली। और फिर इंट्राऑपरेटिवली वो ब्लड लॉस कम करने के क्या मेथड्स हैं। इंट्राऑपरेटिवली आप उसका क्या उसे कहते हैं, obviously फिर मेटिकुलर सर्किल टेक्निक्स हैं, टोनिके है, विजोप्रेसिन, इंट्रामाइमेट्रियम, तो और स्टेइंग योरसेल्फ इनसाइड द अलोंग द प्लेन ऑफ द फाइब्रॉइड, ये सारे उसके होते हैं मेथड्स ब्लड लॉस बचाने के। ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन करना था मैम। अगर एक इमेच्योर टेराटोमा है, लाइक मैम यंग पेशेंट है, अराउंड 17-18 ईयर्स ऑफ एज, अनमैरिड, और मैम इसका जो है वो AFP इज अराउंड लाइक 27,000 समथिंग, यानी काफ़ी रेज है, और LDH इज ऑल्सो रेज्ड। मैम उसमें क्या फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी करेंगे? वैसे जो मैम इन लाइक CT स्कैन की जो फाइंडिंग्स थी उसमें माइल्ड से साइटिस थी, M रूल्स तो प्रेजेंस थे, एक ही ओवरी का एक्सप्लेन किया हुआ था, और बहुत ज्यादा कोई मेटास्टेसिस के बारे में नहीं कहा हुआ था, सिर्फ माइल्ड सा कुछ इस तरह वेग सा कहा हुआ था कि माइट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सस्पिशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एयोर्टिक नोड्स। और मैम इसमें थोड़ा सा बता दें कि फिर फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी करेंगे और हम देखिए, यूनिलैटरल। जहाँ भी बिल्कुल समझ आ गई, या जहाँ भी आपने फैसला करना है फर्टिलिटी कंजर्विंग का, उसके अंदर ओवेरियन सीए में एक बात याद रखो कि सिर्फ स्टेज 1A1 है जिसके अंदर आप फर्टिलिटी कंजर्विंग सर्जरी कर सकते हो, विच इंक्लूड मे बी यूनिलैटरल डिफ्रेक्टमी और कंजर्विंग यूट्रस एंड एवरीथिंग एल्स। 1A1 से बियॉन्ड जितना भी है उसमें ऑब्वियसली देखो, हर मेलिग्नेंसी का एक रूल है, हर डिजीज का एक रूल है कि लाइफ कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स एनीथिंग एल्स। फर्टिलिटी तो बहुत सेकेंडरी चीज हो गई। सो इस केस के अंदर, जो इस पर्टिकुलर केस में आप कह रहे हो, इसके अंदर डेफिनेटली डजंट सीम टू बी 1A1। आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व करनी है, आपको ऑन्कोलॉजी की टीम इन्वॉल्व करनी है, आपको लेट समटाइम्स इवन दीज टाइप्स ऑफ केसेस दे मे से कि ये तो आप इसका अगर यूनिलैटरल उफरेक्टमी भी कर रहे हैं और लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्वमेंट अगर आ रही है, तो लेट द ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड कि शायद पहले वो एडजुवेंट कीमो ही डिसाइड कर ले। सो ये तो स्टेज ही आगे की बन रही लगती है। और ओवेरियन सीए की ट्रीटमेंट इज द क्लियरेंस सर्जरी। इवन जिसमें हम कंजर्विंग सर्जरी कर रहे हैं, उसमें हम पेशेंट को ऑप्शन दोनों ही देते हैं
कि either get the clearance surgery done or get this thing done, or get the fertility conserving surgery done. क्योंकि एक fertility conserving में भी उसके फायदे नुकसान है। नुकसान ये है कि स्टेज बढ़ भी सकती है, या रिकरेंस ऑफ द सीए भी जल्दी हो सकता है, एंड यू नेवर नो कि उसकी फर्टिलिटी कब जाके मतलब पूरी कब जाके शील गेट प्रेग्नेंट और एनीथिंग एल्स लाइक दैट। सो आपने इस चीज को बहुत केटर करना है। प्रायोरिटी इज ऑलवेज लाइफ ऑफ द पेशेंट। इस वक्त शायद ये डिजीज पकड़ी जा सकती है, लेकिन अगर ये बढ़ गई तो नहीं। आप जो केस बता रहे हो उसमें तो मुझे 1A1 से आगे की स्टेज लग रही है। So let the oncologist do all the investigations, let the oncologist decide the stage, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप भी अपना फैसला बता सकते हो और फिर कंजर्वेटिव। लेकिन ड्यूरिंग while doing the surgery obviously आप उस ड्यूरिंग सर्जरी भी डिसीजन हो सकता है, बिकॉज इट मे बी वाइड स्प्रेड डिजीज ऑल्सो। तो अकॉर्डिंगली आप फैसला करते हो। मैडम अगर 1 ट्विन विद मोलर आ जाए, ये एक दूसरी प्रेगनेंसी अगर 12 वीक्स पे मोलर डायग्नोज हो जाए और वो पार्शियल मोल हो, तो उसको फिर हम आगे लेके कैसे चलेंगे? मतलब हमने उसको इसके अंदर कंजर्वेटिव मैनेज अगेन कर सकते हैं? काउंसलिंग, पार्शियल मोल विद 1 ट्विन नॉर्मल में काउंसलिंग। इट्स अगेन आप देखो जहां पर भी किस तरह का सिनेरियो आए जो आपने कम देखे और यू थिंक द डिसीजन इज डिफिकल्ट, आपने वहां पे बेशक यू कैन शो योर कमेंट, और यू कैन ऐड दिस थिंग दैट इट्स अ वेरी रेयर थिंग एंड द डिसीजन इज नॉट इजी। It's a little controversial also, but counseling is important. उसमें आप अपने पेशेंट को और उसकी फैमिली को you will counsel के continuation can be done because partial mole is not actually associated with malignancy, but if you continue the pregnancy, ये pros and cons हो सकते हैं। डाइकोरियोनिक में तो कंटिन्यू हो सकती है, और उसके अंदर क्या नुकसान हो सकता है, अगेन इवन डाइकोरियोनिक है बट वन इज पार्शियल। उसमें आईयूजीआर के भी चांसेस हैं, उसके अंदर आगे जाकर ब्लीडिंग प्री टर्म के चांसेस हैं, 32-34 वीक्स पे डिलीवरी के चांसेस है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पीएच के भी चांसेस है। तो ये सारा कुछ आप ऑपरेटिव डिलीवरी, ये सारा कुछ आप उसको एक्सप्लेन करोगे। सो विद 1 पार्शियल मोल डाइकोरियोनिक में कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज देयर, जिसके अंदर सर्वाइवल रेट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द नॉर्मल ट्विन इज देयर, सो यू कैन ऑफर कंटिन्यूएशन ऑल्सो। मैम अगर वो मोनोक्रोनिक हो या मतलब वो इस तरह से, उसमें हम फिर ऑप्शन दे सकते हैं कि उसको, मोनोकोरियोनिक के अंदर तो बहुत ज्यादा, उसके अंदर तो मोनोकोरियोनिक के ही बड़े नुकसान है। तो फिर मैम जो कुछ लोग कहते हैं कि उसको सिस्टम मतलब कीमोथेरेपी दे सकते हैं लोकल, मतलब उसको सैक में जो है वो पार्शियल मोल मीथो में लगा कीमो के, की क्या जरूरत? नहीं अगर कंप्लीट मोल हो या उसमें नहीं, फिर तो टर्मिनेशन है। कंप्लीट मोल में अगर फिर एक तो इनकम्प्लीट मोल है और एक नॉर्मल है तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, राइट। ठीक है। ये तो कंटिन्यूएशन तो सिर्फ पार्शियल मोल में है जो इसमें सीए नहीं होता। कंप्लीट मोल में बार बार मैं कहती हूँ, बेशक प्रेगनेंसी है या जो भी है, लाइफ ऑफ द पेशेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक दफा पेशेंट, अभी पिछले दिनों की बात है, पेशेंट वॉज डायग्नोज विद सीए कॉलन। उसका एक मैं सिस्ट आ रही थी कोई 6-8-12 सेंटीमीटर के करीब, घट की कोई, और ऑन अल्ट्रासाउंड एंड किसी वही oncologist ने एमआरआई भी कराया था, तो शी वॉज प्रेग्नेंट 16 वीक्स। उसका सिंपल सिस्ट आती थी, बहुत ज्यादा उन लोगों को सस्पेशन नहीं लगता था कि वो सीए निकलेगा, बट एज इट वाज सो लार्ज कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे डिड द सर्जरी एंड इट केम आउट टू बी malignant। और malignant भी ऐसा कि जरा हायर स्टेज malignant that they couldn't wait for pregnancy to reach at 34 weeks or so to start chemo. They had to start chemotherapy which was teratogenic and we had to do termination of pregnancy, ये भी इसी महीने की बात है, so that her chemo could be started. So actually life of the patient always comes first. इसी तरह complete mole has got high chances of malignancy. Complete mole की histopathology is important so that we should know that whether it is already malignant or it can lead to malignancy later on. So इसलिए बेशक complete mole है, डाइकोरियोनिक है, एक twin, अव्वल तो complete mole में अगेन इट्स वेरी वेरी रेयर थिंग टू हैपन, लेकिन डाइकोरियोनिक या डाइजाइगस में हो सकता है कि एक ट्विन ठीक हो और एक कंप्लीट मोल हो। तो ऐसे केस में भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किसी भी सूरत। इसी तरह आपके पास हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी आ जाती है। हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी में इंट्रा प्रेगनेंसी एक टॉपिक होती है, तो या तो आप उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके उसकी ट्यूब को साइड की जहाँ पे एक टॉपिक है उसे रिमूव करते हो, इंट्रायूट्राइन को कंटिन्यू करते हो। इसमें आप सिस्टेमिक मीथो नहीं देते, ठीक है। मैम एक पेशेंट हो जैसे पोस्ट मिनोपोजल हो और फिर वो
एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया टिपिकल आ जाए, उसमें उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगी? टिपिकल हो मतलब एटिपिकल ना हो, तो पोस्ट पोस्ट मेनोपॉजल है। मेनोपॉजल पेट्रोल हाइपरप्लेजिया है ना। यू कैन, देखो अगर आप सच्ची बात बताऊं, गाइडलाइन के अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट रिलेटेड टू पोस्ट मेनोपॉजल और नॉट। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एटिपिकल में उन्होंने पहली प्रेफरेंस दी हुई है स्ट्रेक्टमी विद बीएसओ। टिपिकल हाइपरप्लेजिया के अंदर दे हैव एडवाइज्ड कि यू कैन गो फॉर मायरीना फर्स्ट लाइन, फिर प्रोजेस्टेरोन ओनली और फिर कुछ और। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो, अगर मायरीना भी रखेंगे टिपिकल हाइपरप्लेजिया के अंदर तो 6 मंथ्स के बाद रीबायोप्सीज दे। कंसिडरिंग हाई रिस्क, शी इज पोस्ट मेनोपॉजल, एज ज्यादा है, टिपिकल हाइपरप्लेजिया, आप इसमें नंबर 1 पे हिस्टेक्टमी भी कह सकते हो। हाउएवर यू मे नॉट नीड टू रिमूव हर ओवरीज। ओके मैम मैम, सॉरी क्रॉनिक मैम, एंडोमेट्राइटिस सुना है कि रहता है अगर बायोप्सी से। एग्जाम में यही सुनना चाह रहे थे, हिस्टेक्टमी होनी चाहिए। क्योंकि रिस्क फैक्टर आ गया ना। जब आप एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट प्लान कर रहे होते हो, तो उसके अंदर अगर आप और से फ्लो चार्ट देखो गाइडलाइन का, नीचे जाकर जहां पर फॉलो अप है या री बायोप्सी का प्रोसीजर है, उसमें हाई रिस्क के लिए और है और लो रिस्क के लिए और है। पोस्ट मेनोपॉजल इटसेल्फ इज अ हाई रिस्क केस। अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में हाइपरप्लेजिया आ गया है लेकिन एटिपिकल नहीं है, तो उसमें ये हो सकता है कि ओवरीज हम ना निकालें। एटिपिकल में हम ओवरीज भी निकालते हैं, लेकिन बिकॉज इट्स हाई रिस्क, बिकॉज इट्स मेनोपॉजल, तो फिर हिस्टेक्टमी इज अ बेटर ऑप्शन। अदरवाइज रीबायोप्सी बहुत जल्दी जल्दी मे बी 3 मंथ की रीबायोप्सी होगी और फिर हिस्टेक्टमी का प्लान विच इज अ सेकंड ऑप्शन, अगर पेशेंट बहुत ही अड़ जाए कि सोशली उसने यूट्रस नहीं निकलवानी। मैम क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस अगर बायोप्सी पे आता है, हाइपरप्लेजिया देखो नहीं कुछ है, सिर्फ चीजें हैं क्रॉनिक वो इग्नोर एंडोमेट्राइटिस। करनी है, जिंदगी में भी इग्नोर करनी है आपने, एग्जाम में भी इग्नोर करनी है। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, यू नो, प्रोलिफरेटिव फेज, वो इन सब चीजों को ना नॉर्मली लेना है। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस क्या कर लेता है? कुछ भी नहीं करता। इट्स अ वेरी 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 रेयर थिंग कि यू एंडोमेट्रियम इतनी बुरी हो गई है एंडोमेट्राइटिस के वो ब्लीडिंग ही किए जा रहे हैं। तो क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस कुछ नहीं कहता। मैम इसमें मरीना रख सकते हैं ना, इरेगुलर जी ब्लीडिंग की हिस्ट्री है। जी जी जी, मायरीना इसकी ट्रीटमेंट, इट मींस कि उसको ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस है। किसी ने कहा फाइब्रोइड इन प्रेगनेंसी, फाइब्रोइड इन प्रेगनेंसी के 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक ये कि 12 वीक्स तक इसका तकरीबन 20%, 12 से 20% चांस होता है कि उसका साइज बढ़ेगा। फाइब्रॉइड का फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद साइज नहीं बढ़ता है, जितना बढ़ गया वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ गया। और डेफिनेटली वी डू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड फाइब्रॉइड, कंसिडरिंग रेड डिजनरेशन इन माइंड, रेड डिजनरेशन होती है खुदा ना खास्ता, इट इज वेरी वेरी पेनफुल, बट इवन देन वी डू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इन प्रेगनेंसी टिल वायबिलिटी इज अचीव्ड। वायबिलिटी के बाद अगर टर्म तक जा सकते हैं तो ठीक है, वरना अदरवाइज फिर हम प्लान कर लेते हैं डिलीवरी। ठीक है, सो गुड। और कोई क्वेश्चन? मैडम सिजेरियन के साथ मायोमेक्टमी कर सकते हैं? नहीं। क्यों? सिजेरियन के साथ आपने फाइब्रॉइड्स को नहीं छेड़ना। यू ठीक जस्ट है। नीड टू डू सिजेरियन एंड देन, उसकी वजह यह है कि पोस्टमार्टम में सारे फाइब्रॉइड्स दोबारा छोटे हो जाएंगे। और फाइब्रॉइड मैडम कुछ नहीं अगर ये कहते। हमारे लोअर सेगमेंट में आ रहा है 3 मंथ्स तो आफ्टर फिर डिलीवरी जी। हाँ, मैडम वो अगर तो ये अगर आपकी इंसिजन लाइन में आ गया फिर तो ऑब्वियसली आपको मायोमेक्टमी करनी पड़ेगी ना। बट इट इज वेरी वेरी रेयर थिंग टू हैपन, जब तक जान पूछ के ना आप ले आओ फाइब्रॉइड को अपनी इंसिजन लाइन में। और अगर आपको पता है कि देर इज अ लिटिल बिगर फाइब्रॉइड, मे बी 5 सेंटीमीटर विच इज इन द लोअर सेगमेंट, आपने उसकी पूरी मैपिंग करानी है जैसे हम प्लेसेंटा प्रीविया क्रीटा में कराते हैं। आपने डिटेल्ड गुड अल्ट्रासाउंड कराना है सो दैट यू शुड नो एग्जैक्टली वेयर द फाइब्रॉइड इज। when you are doing cesarean section, intraoperatively you again outline your fibroid and you give incision away from the fibroid to take out the baby. Fibroid के अंदर incision, चाहे वो लोअर सेगमेंट में, वो बेवकूफी है। चाहे आपको अपर सेगमेंट में करना पड़े cesarean, you keep yourself away from the fibroid to take out the baby. You close the uterus, leave the fibroid there. Fibroid गलती से ही आए incision line में तो आए, वरना आप you try to keep yourself away from the fibroid as you try to keep yourself away from placenta previa recreta. ओके ठीक है। मैम HIV का और इनफर्टिलिटी का भी कॉम्बिनेशन में आ जाता है, तो इसका भी थोड़ा सा गाइड कर दें, क्या हमें करना चाहिए इसके एचआईवी बारे के में? अंदर
ये अगेन बहुत ही रेयर सी चीज है। पहले तो एचआईवी में आपने सीटी काउंट और वायरल काउंट देखना होता है, फिर पेशेंट को फर्टिलिटी अलाउ करनी होती है। जब उसका सीटी काउंट और वायरल काउंट ठीक होता है तो फिर आप उसको फर्टिलिटी अलाउ करते हो, नेचुरली कंसीव कर जाए, ठीक है। अगर सब फर्टिलिटी है तो फिर आप उसके फर्टिलिटी के सारे फिर एज लाइक सब फर्टाइल पेशेंट आप उसको लेकर चलते हो। अगर आईयूआई होना है, ऑब्वियसली हस्बैंड का भी अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके सेंट्रिफिकेशन और वो सारा कुछ, और उसका फिर आईयूआई करेंगे। लेकिन अगर आईवीएफ होना है तो द आईवीएफ सेंटर शुड आल्सो नो कि ये आईवीएफ ये हस्बैंड इज एचआईवी पॉजिटिव, ताकि उसका सारा कुछ, उसका सेमन एंड वो सारा कुछ उसका अलग रखा होता है, अदर देन दैट, अदर देन फ्रॉम द अदर पेशेंट्स। और फिर अकॉर्डिंगली आप लेकर चलते हो। और अगर एक पार्टनर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो डेफिनेटली आप आईयूआई में ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इज ऑल्दो लेस, बट आप पेशेंट को बताकर फिर आप करते हो। मैम प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कब देनी है और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कब देनी है? मैम इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सी हम देखिए ना, पोस्ट एक्सपोजर हम दे रहे हैं पेशेंट को, पता नहीं प्री एक्सपोजर अलहदा क्यों काउंट, और ये मतलब वो भी दे रहे हैं हम, अगर देखे क्या ना कह रहे हो? तो आवाज कट रही है। मैम जैसे हम प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देते हैं, 24 घंटे पहले मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं किसकी? कंफ्यूजन है एचआईवी की, जैसे अलाउ करते हैं सेक्स अलाउ करते हैं ओव्यूलेशन विंडो में। सीटी काउंट और वायरल काउंट पे कहाँ पे डिपेंड करता है? मैम वो स्क्वायर वो प्रोफिलैक्सिस भी तो देनी होती है ना? एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। देखो, जो जिसे हार्ट ट्रीटमेंट कहते हैं उसके अंदर आप अगेन सीडी काउंट पे डिपेंड करता है। और एक आप अब मुझे एग्जैक्टली वो मेडिसिन का नाम नहीं याद रहा, जो आप कंटिन्यू करते हो डिस्पाइट वट एवर सीडी काउंट इज। जो हार्ट ट्रीटमेंट है बिफोर फर्टिलिटी नहीं दी जाती प्रोफाइलेक्टिक, अगर सीडी काउंट और वायरल काउंट उसका ठीक चल रहा है। अगर उसका, सॉरी एक मिनट में सुन लो। जी हेलो। सो आई वॉज टेलिंग यू के बिफोर प्रेगनेंसी आप का जो फिजिशियन है या जो भी इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर है वो डिसाइड करते हैं कि एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट उसको देनी या नहीं देनी। और वो आप करते हो। लेकिन हम फर्टिलिटी तब अलाउ करते हैं जब सीडी काउंट और वायरल काउंट ठीक होता है। जब ये दो चीजें ठीक हो जाती हैं उसके बाद आप उसको अलाउ करते हो प्रेगनेंसी। और वंस शी इज प्रेग्नेंट उसके बाद उसकी एक एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट कंटिन्यू होती है, ठीक है ना, विद मॉनिटरिंग ऑफ सीडी काउंट एंड वायरल काउंट। अगर सीडी काउंट वायरल काउंट ज्यादा है तो फिर थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट होती है। और फिर इट डिपेंड्स कि अगर वो थेराप्यूटिक पे है तो मोड ऑफ डिलीवरी और होता है, और प्रोफाइलेक्टिक पे हो तो और होता है, और वायरल काउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसका क्या डिलीवरी का क्या करना है, और मैम ब्रेस्ट फीडिंग को इंडिकेट। पोस्ट जैसे फीमेल नेगेटिव है मेल पॉजिटिव है, तो मैम उसको जैसे हस्बैंड नेगेटिव है और उसका वायरल लोड भी लेस देन 50 कॉपीज है, और विंडो जो नेगेटिव है, चाहे भी वायरल लोड मुसलसल नेगेटिव है फॉर 6 मंथ, और हार्ट ट्रीटमेंट पे भी है, तो मैम इसमें फीमेल को हम देंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस? नहीं इसमें ना प्री देंगे ना पोस्ट देंगे? ना, मुझे तो यही पता है, फीमेल को नहीं देंगे कुछ भी। फिर मैम कब देंगे हम फीमेल को? फीमेल नेगेटिव है, इसके अंदर उसको सारी काउंसलिंग करेंगे कि इंटरकोर्स से जो ट्रांसमिशन होता है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब प्रेगनेंसी करनी है तो ऑब्वियसली आईयूआई इज बेटर। उसके वही तो बता रही हूँ कि उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूज सीमन होगा उसमें ये नहीं है कि एब्सोल्युटली बिल्कुल ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, ट्रांसमिशन इज स्टिल पॉसिबल इवन विद द सेंट्रीफ्यूज सैंपल ऑफ सीमन। तो वो उसको काउंसल करके करेंगे, हाउ एवर लेस देन द नेचुरल इंटरकोर्स। और प्रोफाइलेक्टिक एक्सपोजर, प्रोफाइलेक्टिक प्री एक्सपोजर का एक दफा खुद भी कंफर्म कर लेना। मुझे तो यही पता है कि नहीं देते, बट चेक कर लो कि हार्ट ट्रीटमेंट प्रोफाइलेक्टिक इस तरह की फीमेल में जो ऑलरेडी नेगेटिव है वो उसका क्या रोल है और कितनी देनी है और क्या करना है। ये यू जस्ट नीड टू चेक फ्रॉम द स्पेशलिस्ट हार्ट के जो अच्छा है। मैम, मैम प्रेगनेंसी के साथ आ जाए और रिपोर्ट लेके आ जाए एचआईवी एंटीजन वाली, जो हम रूटीनली करते हैं स्क्रीनिंग, तो उस पे पॉजिटिव आ जाता है फीमेल का, तो फिर उसको उस केस को हम कैसे लेके चलें? वो तो उसकी सारी रिपोर्ट, गाइडलाइन है ना आपकी। सबसे ये पहले जो रिपोर्ट एच आई वी है ना, उसकी इसकी रिपोर्ट बड़ी है। जबरदस्त गाइडलाइन है ग्रीन टॉप, हालांकि पुरानी है
बट इसकी गाइडलाइन हार्ड एंड फास्ट बनी हुई है कि कितना काउंट हो, कितना वायरल लोड हो, आपने क्या करना है, वो पॉजिटिव लेके आइए, आपने पीसीआर कराना है, उसके बाद आपने उसको किस तरह से मॉनिटर करना है, और बेबी के अंदर का आपने क्या करना वो, और फिर इवन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बेबी का क्या करना है, किस तरीके से मोड, ये इसकी तो इट्स ऑल थ्योरेटिकल। वही बात है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आ रही है पा रहे हैं, इफ यू नो द थ्योरी यू विल पास, इफ यू डोंट नो द थ्योरी, ये तो पूरा का पूरा अपने एक टॉपिक ही हो गया ना। ठीक है, ओके ओके मैम। जस्ट नीड टू हैव मैम a मैं look बस at the फीमेल guideline. को कंफर्म भी कर लेना चाहिए ना शुरू में, वो डेफिनेटली, इलाइजा ऑफ या कोर्स, वेस्टर्न। एनी पार्टनर, अगर एक पार्टनर पॉजिटिव आया, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट सर्जरी के लिए एडमिट होती है, एंटी-एचआईवी उसका पॉजिटिव आया, वी डेफिनेटली गेट द पीसीआर डन। एट द सेम टाइम हम उसके पार्टनर का भी वो कराएंगे, एचआईवी का टेस्ट। ठीक है, पार्टनर का भी पीसीआर उसी वक्त होगा, वो तो कोई भी मैम किसी भी उसमें। एक जनरल हिट भी दे दें, कौन कौन सी रिपोर्टें हमें दोबारा करानी चाहिए पेशेंट आ जाए तो। ठीक है, कि माइंड करते हैं कि ये रिपोर्ट कंफर्म ही नहीं की, कौन सी ऐसी रिपोर्टें आपने हो जो हम कोई करते। रिपोर्ट नहीं करानी है, आपने ये बात याद रखना है कि जो रिपोर्ट आपको दी जा रही है वो जेन्युइन और ठीक लैब की है। उन्होंने आपको दिया एचबी किसी पेशेंट का, आप, हाँ क्लिनिकली आपको वो एचबी ठीक नहीं लग रही, पेशेंट फॉर एग्जांपल उन्होंने दे दिया 7 और आपके सामने जो पेशेंट बैठी है वो अच्छी खासी ठीक है, और मे बी 10 से ऊपर आपको एचबी लग रहा है, और उसने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई आयरन कुछ नहीं लगाया, और उसकी 10 से ऊपर है, तो फिर आप कह सकते हैं कि एस चीज डजंट सीम टू बी क्लिनिकली पेल, तो आई वुड लाइक टू गेट हर टेस्ट रिपीटेड, इस तरीके से। लेकिन अगर कोई आपको वो रिपोर्ट दे रहे हैं, तो जैसे कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दी है, मान लो उस अल्ट्रासाउंड को एक्सेप्ट के कोई होता है ना एनॉमली, या एनॉमली हम हमेशा रिपीट कराते हैं, हम एक कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिपीट करा के कंफर्म करने के लिए, टू हैव टू रिपोर्ट्स अवेलेबल बिफोर वी टेक डिसीजन फॉर टर्मिनेशन और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन अदरवाइज जो रिपोर्ट दी जा रही है वो ठीक रिपोर्ट है। ठीक है, बार बार उसको रिपीट कराने की जरूरत होती नहीं है, एक्सेप्ट कि आपका क्लिनिकल सिनेरियो से वो मैच ना करे। ठीक है, ठीक है। सो अब इंशाल्लाह कल से एग्जाम शुरू हो रहा है, आप लोगों में से बहुत सारे हैं जिनका कल भी एग्जाम है। क्विकली जिस तरह मैंने कहा है, एक मैनेजमेंट प्लान के ऊपर से गुजर जाओ, एक क्विकली हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशंस और एग्जामिनेशन के फोकस्ड पॉइंट्स बोल के देख लो, और जितना दिमाग में एक दफा पूरा आउटलाइन चीजें की बनती है वो बस बना लो, और बाकी बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। एक चीज याद रखना कि जिस दिन you think that you're sitting in your station and you're able to look into the eyes of the examiner directly while giving the answer, that is your day. उस दिन आप को कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि it means that you know the answers and you know exactly what you're talking about, और this is exactly the that confidence which is needed in the exam. और थ्योरी तो आप सबको को जो आती है वो मुझे तो खैर नहीं आती बिल्कुल, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि जो एग्जामिनर बैठे हैं वो भी थ्योरी में थोड़ा सा आपसे पीछे ही है, क्योंकि आप लोग बहुत लेटेस्ट पढ़ के गए हो, मिलके पढ़ के गए हो, और सो थ्योरी में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। और प्रैक्टिकली जो कॉमन चीजें, देखो 95% चीजें तो कॉमन आएंगी, जैसे भी एचआईवी की बात हुई या कोई हार्ट से रिलेटेड बात हुई या कुछ हुई, ये तो लेस देन 1% ही है, या कोई कंट्रोवर्शियल सिनेरियोज आ जाते हैं, वो हर एक के लिए कंट्रोवर्शियल है। जो रेयर काम है वो हर एक के लिए रेयर है, आप कमेंट कर सकते हो कि दिस इज अ रेयर थिंग टू हैपन, या दिस इज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट डिसीजन, हाउ एवर आई विल गिव दिस दीज ऑप्शंस टू द पेशेंट, जहां फंसो वहां ऑप्शंस की बातें करो। और लेकिन जो कॉमन चीज है, एक बात याद रखना, जहां पर फंसो वहां पे हमेशा एक दफा सोचो कि मेरे वार्ड में या मेरे वार्ड के राउंड के दौरान मेरे सीनियर ने या प्रोफेसर ने राउंड के दौरान इस मौके पर क्या किया था, या इस मौके पे हम लोग इस पेशेंट का क्या करते हैं, ऑलवेज कि वो चीज कभी गलत नहीं होगी। इसलिए वो गलत नहीं होगी क्योंकि वो लेस रिसोर्सेज में रहते हुए बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट हुआ होता है, और अकॉर्डिंग टू एविडेंस हुआ होता है। तो जहाँ कुछ समझ ना आए वहां अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात कर दो, तो वो चीज ठीक हो जाती है। और हमेशा वो बात करो कि जिसको आप अच्छी तरह जस्टिफाई कर सको। इफ यू एडमिटिंग अ पेशेंट, जस्ट डोंट से आई विल एडमिट हर, जस्टिफाई व्हाई यू आर एडमिटिंग हर। और कोई भी मैनेजमेंट कर रहे हो, जब अगर कंजर्वेटिव कर रहे हो, नेवर फॉरगेट टू टॉक अबाउट फॉलो अप ऑफ द पेशेंट इफ यू आर डूइंग अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ दैट पेशेंट।
सो ये छोटी छोटी टिप्स है। अगर कोई पेशेंट पहले ट्रीटमेंट करा के आया है, कुछ छोटा मोटा भी इस प्रेगनेंसी में ब्लड लगा था उसको, या अब वो बैठी हुई है फॉर सर्जरी और उससे ब्लड लगा है, तो टॉक इन डिटेल अबाउट दैट थिंग. This is exactly what we do in our OPDs or in our wards. Whenever a patient is there with some treatment which is related to that particular disease which is already done in that patient, हम उसको अच्छी तरह एक दफा पूछ लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें बहुत कुछ मिल जाता है जो हमने आगे मैनेजमेंट में इस पर अप्लाई करना होता है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आपने उस चीज को मिस नहीं करना. ऑलवेज नेवर फॉरगेट टू involve multidisciplinary team. Never forget to call for help if you need it. These are few things that you always do in your department, and you should not forget to do it in your exam also. और बार बार कहती हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, लुक इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर. परेशान होने की बात नहीं कि पता नहीं ये कौन लोग हैं या कितने सीनियर लोग बैठे हुए हैं. उस टाइम पे वो पेशेंट है जिसकी वो बात हो रही है, और बेस्ट इंटरेस्ट आपका भी वही है और एग्जामिनर का भी वही है कि हमने पेशेंट की मैनेजमेंट और केयर बेस्ट लेकर चलनी है. जहां पे आपका अपना भी ये बेस्ट इंटरेस्ट होगा, वहां पे आपकी चीज लिंक कर जाएगी विद एग्जामिनर एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स. सो आपने वहां पर ये नहीं सोचना कि ये एग्जामिनर कोई बहुत बड़ा उस्ताद बैठा हुआ है और मैं डर जाऊं. लुक इन टू द आईज ऑफ द एग्जामिनर and be very confident and believe in yourself. उसी वक्त आप अपनी चीजों को जस्टिफाई कर सकोगे. ठीक है. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल बी डूइंग इन एवरी स्टेशन. और एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी से एक स्टेशन पे कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत सारे आगे स्टेशन है, आप अगले स्टेशन पे 9 या 8 आउट ऑफ 10 लोगे, जिससे आपका एक बुरा स्टेशन बड़े आराम से कवर हो सकता है. पहले जमाने में एग्जाम होता था कि एक भी केस फेल हो गया तो पूरा एग्जाम फेल हो जाता था. अब वो टाइम नहीं है. अब ह्यूमन एरर को एक मार्जिन दिया गया है जो देना भी चाहिए. सो किसी एक जगह पर जाके आपको कुछ कंफ्यूजन हुई है, उस चीज को आगे कैरी नहीं करना, उससे आगे चलो. और यू नेवर नो कि जो पीछे कंफ्यूजन हुई है वो भी ठीक ही हो. सो आगे 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 ट्राई टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स इन एवरी स्टेशन. आपने हर स्टेशन में 8 आउट ऑफ 10 लाना है, 9 आउट ऑफ 10 लाना है, ताकि आपके पिछले किसी स्टेशन में छोटा मोटा ऊंच नीच भी हुई है तो वो बड़े अच्छे तरीके से कवर हो जाए. सो यही अप्रोच करके आपने जाना है और इंशाल्लाह यू विल डू बेस्ट. ठीक है. सो गुड लक. और इंशाल्लाह अगर कोई क्वेरीज है आप व्हाट्सएप पे पूछो तो आई विल आंसर. ठीक है. सो गुड थैंक यू लक. मैम. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. और